जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे अपने पास एक औरत की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें हल्की, रुक रुक कर और कांपती हुई चल रही थीं। मैंने सिर घुमाया और खिड़की के बाहर से आती फीकी रोशनी में उसका चेहरा देखा। इतने अंधेरे में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके हंसली के पास पड़े बैंगनी निशान दिल दहला देने वाले थे। ये सब क्या हुआ था? बेल्ट के वार, बोतल टूटने की आवाज और एक औरत की चीखें। उसके शरीर पर मौजूद वे सारे घाव मैंने ही दिए थे। मेरा पुनर्जन्म हो गया था और मैं अपने ही नाम वाले एक दूसरे आदमी के शरीर में आ गया था। वह शराबी पत्नी को पीटने वाला और पूरी तरह निकम्मा इंसान था। मैन चेन जुइशेंग, जो कभी 100 अरब युआन का कारोबारी दिग्गज था, अब इस टूटे हुए घर का मालिक बन चुका था। एक ऐसा सड़ा हुआ शराबी जो अपनी पत्नी को पीटता था। तुम जाग गए? क्या नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय डाल देती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम रखा, लेकिन वह डरे हुए खरगोश की तरह सहम गई। नंगे पैरों से ठंडे सीमेंट के फर्श पर चलते हुए वह दरवाजे तक गई और अनजाने में पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने मेरी तरफ नहीं, बल्कि कोने में सो रही अपनी बेटी चेन चेन की तरफ देखा। अपनी बेटी की ओर डाली गई उसकी उस नजर और उसकी आंखों में भरे भावों ने मेरे दिल को जैसे बेरहमी से जकड़ लिया। कारोबारी दुनिया में वर्षों की चालबाजियों ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। पिछले जीवन में मैंने अरबों के सौदे किए थे, कई देशों के बड़े अधिकारियों से मिला था और न जाने कितनी ऐसी औरतों के साथ रहा था जो खुद मेरे पास चली आती थीं। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सब कुछ देख चुका हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जिसे इतनी बेरहमी से पीटा गया हो। जागने के बाद उसने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि उसे पीटने वाला आदमी जाग न जाए, और दूसरी बात, उसने यह देखी कि उसकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी कनपटियां मलने लगा। यादें लगातार मेरे दिमाग में उमड़ने लगीं। इस शरीर का पुराना मालिक जुआरी था। जब भी वह हारता अपनी पत्नी को पीटता था। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत खराब करने की? एक बार उसने शू मेंग को इतना पीटा कि वह 3 दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। फिर भी उसे उठकर उसके लिए खाना बनाना पड़ा। वह खुद कोई काम नहीं करता था। पूरा परिवार बाजार में शू मेंग के फल का ठेला लगाने से चलता था। वह हर महीने 2 या 3 हजार युआन कमाती थी, लेकिन वह आदमी सारे पैसे छीनकर जुए में हार जाता था। जब उसे पैसे चाहिए होते, तब उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं रहती थी। एक बार चैन चेन को 39 डिग्री बुखार था और उसने ताश की मेज पर फोन उठाकर कहा, मैं जुआ खेल रहा हूं, जब वह मर जाए तो मुझे बता देना। फिर कल वह दोबारा हार गया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए शू मेंग की क्या कीमत है? अपनी कीमत बताओ। शू मेंग की कितनी कीमत हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वह खूबसूरत है। यकीन नहीं होता? कल आकर खुद देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। आज वे लोग माल देखने आने वाले थे। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी शूमेंग चाय का कप लेकर आई। इसी दौरान चेन चेन नींद में बेचैनी से सिसकने लगी। मैंने मच्छरदानी उठाई और चाय का कप ले लिया। अंदर आ जाओ, वरना मच्छर घुसकर बच्ची को काटेंगे। शूमेंग ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी हमेशा उसे पीटता और गालियां देता था, वह ऐसी बात कह सकता है। वह चेन चेन को सुलाने के लिए बिस्तर पर आ गई और मेरी तरफ पीठ करके लेट गई। उसका शरीर हल्का सा तना हुआ था। घृणा और क्रोध की तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके बाद मेरे में उससे भी अधिक तीखा और असहनीय दर्द उठा। जब वे बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शू मेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। मितली और गुस्से की एक तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके तुरंत बाद मेरे दिल में उससे भी अधिक प्रचंड और चुभता हुआ दर्द उठा। जैसे ही वह बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शू मेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखें सदमे और उलझन से फैल गईं। उनमें एक ऐसी हल्की सी उम्मीद भी थी जिसे वह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सो जाओ, मैं तुम्हें और चेन चेन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये कहते समय मेरे दिमाग में आगे की योजना पूरी तरह साफ हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, मैं जाग गया। ये मेरी आदत नहीं थी, बल्कि सब कुछ तुरंत बदल देने की बेचैनी मेरे सीने में जल रही थी और मुझे सोने नहीं दे रही थी। शूमेंग बेहद हल्के कदमों से चेन चेन को नीचे उतार रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर वह घबरा गई। माफ करना, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। तुमने मुझे नहीं जगाया, मैं खुद ही जाग गया था। आज मैं चेन चेन को स्कूल छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे साथ ठेले पर चलूंगा। आजकल कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जानता था कि उसे लगा मैं फिर से पैसे मांगना चाहता हूं। डर अब उसकी आदत बन चुका था, लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज में केवल कुछ अंडे और एक कटोरी बचा हुआ चावल था। उसकी खाली हालत देखकर दिल टूट रहा था। जब मैं सुनहरे और खुशबूदार अंडे वाले तले हुए चावल की 2 प्लेटें लेकर बाहर आया, तो शू मेंग और चेन चेन एक तरफ खड़ी मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई समझ से बाहर चमत्कार देख लिया हो।
चेन चेन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, माँ पापा खाना बना सकते हैं। शू मेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल उलझे हुए भावों से मुझे देखती रही। बाजार शोर और अफरा तफरी से भरा था। मैं शू मेंग के फलों के ठेले के सामने खड़ा हल्का सा माथा सिकोड़ रहा था। ठेला बहुत साधारण था। उस पर केवल एक ही किस्म के सेब बेतरतीब ढंग से रखे थे और फटे हुए गत्ते पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में प्रति जिन 3.8 युआन लिखा था। बगल वाली सब्जी बेचने वाली चिल्लाई, अरे वाह, आज जोईशेंग मदद करने आया है। वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए चली गई। मैं नीचे बैठा उन पतली लाल प्लास्टिक की थैलियों में से एक उठाई और हाथ में उसका वजन महसूस किया। फिर मैंने आसपास तेजी से गुजरती भीड़ को देखा, जो हर ठेले को नजरअंदाज कर रही थी। मांग को तुरंत भड़काने की एक योजना मेरे दिमाग में साफ हो गई। मैंने फेंके हुए डिब्बे से सख्त गत्ते का एक टुकड़ा उठाया, जमीन पर पड़ा मार्कर लिया और उस पर 2 बड़ी पंक्तियां लिख दी। इसके बाद मैंने बिना झिझके 3.8 युआन वाला बोर्ड फाड़ दिया और नया बोर्ड सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया। बगल वाली आंटी झुककर उसे देखने लगी और हैरानी से चिल्लाई, एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो। चान जुइशेंग, क्या शराब पीकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह तो तुम्हारे कपड़े तक बिक जाएंगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। आंटी, हिसाब किताब केवल लागत के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे सेब के इस एक थैले से मुनाफा नहीं चाहिए। मैं कम से कम समय में पूरा माल बेचकर नकदी का प्रवाह शुरू करना और इस ठप पड़े ठेले में दोबारा जान डालना चाहता हूँ। नए बोर्ड ने जल्दी ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक अधेड़ आदमी पास आया। मालिक, क्या सच में 20 युआन में एक थैला मिलेगा और हम उसे खुद भर सकते हैं? सेब खट्टे तो नहीं है? मैंने सहजता से एक सेब उठाया, कुशलता से उसका एक टुकड़ा काटा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। छक कर देखिए, मीठा है या नहीं, ये आप खुद बताइए। उसने सेब छका, बिना कुछ कहे एक थैला उठाया और पागलों की तरह उसमें सेब भरने लगा। उसने थैला लगभग फाड़ ही दिया था। मैं हंसा और बोला, जब तक आप थैला उठा सकते हैं सारे सेब आपके हैं। यह वाक्य जैसे किसी बांध का दरवाजा खोल गया। चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी। 20 युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जितना चाहो खुद भरो, इन शब्दों ने इंसानी स्वभाव की सबसे मूल लालसा को तुरंत जगा दिया। बगल वाली आंटी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वह मुंह खोले की तरह सेब भरती भीड़ और तेजी से घटते सेबों के ढेर को देखती रही। उनका लोहे का बाट जमीन पर गिर गया और उन्हें पता तक नहीं चला। अपना काम खत्म करके शूमेंग चिंता में वापस आ रही थी। दूर से अपने ठेले को भीड़ में डूबा देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे लगा कि मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। वे घबराकर भीड़ को धकेलती हुई अंदर आई, लेकिन सामने का नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि मैं ठेले के पीछे स्थिर खड़ा था। न मैं किसी के सामने झुक रहा था, न गुस्सा कर रहा था। बस शांत रहकर पैसे ले रहा था और थैलियां दे रहा था, जबकि आसपास के लोग पागलों की तरह सेब लूटने में लगे थे। वे सेब जो पहले पूरे दिन में मुश्किल से बिकते थे, उसकी आंखों के सामने गायब होते जा रहे थे। जब उसने एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो वाला बोर्ड देखा, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम पागल हो गए हो? 20 युआन में जितना चाहें उतना भरेंगे तो हमारा सब कुछ डूब जाएगा। उन्हें जितना भरना है भरने दो, फिर भी हमें मुनाफा होगा। देखो, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, इसलिए वे खुद दौड़कर हमें पैसे दे रहे हैं। वह स्तब्ध होकर लोगों की लंबी कतार देखने लगी। हमने कितना बेच लिया? लगभग 500 युआन का। 500? उसकी आंखें फैल गईं और वह मुझे किसी अजनबी की तरह देखने लगी। सेब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन पीछे अभी भी लंबी कतार थी। मैंने उससे पूछा, और माल मंगाए? कतार में खड़े लोग तुरंत चिल्लाए, मालिक जल्दी और माल मंगवाओ। शू मेंग ने फौरन फोन किया और मेरे निर्देश के अनुसार एक पूरा ट्रक सेब मंगवा लिया। ली ट्रक चलाकर आया। ये नजारा देखकर वह हैरानी से जीभ छटकाने लगा। जब तक हमने हिसाब पूरा किया, ट्रक का अधिकांश माल बिक चुका था। लाओली उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए हैरानी से बोला, हे भगवान, आज तुमने 1000 जिन से भी ज्यादा सेब बेच दिए होंगे। शू मेंग को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कुल बिक्री कितनी हुई? मैंने जवाब दिया, लगभग 4300 युआन। इतना पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस परिवार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का यह पहला कदम है। शू मेंग स्तब्ध दिखाई दे रही थी। पहले वह पूरे महीने में भी मुश्किल से इतनी रकम कमा पाती थी। ठेला समेटने के बाद मैं उसे सामान खरीदने ले गया। मांस, मछली और पसलियां खरीदने में लगभग 300 युआन खर्च हो गए। शू मेंग के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जानता था कि इतने खर्च से उसका दिल दुख रहा था, लेकिन आज हमें जश्न मनाना ही था। गली के मोड़ पर छोटी बच्ची ने मेरे दोनों हाथों में सामान देखा और खुशी से उछल पड़ी। पापा, क्या आज दावत होगी? हाँ, खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियां बनेंगी। मैं नीचे झुका और उसके छोटे से चेहरे को प्यार से सहलाया। वाह, मैं पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वह खुशी से मेरे चारों ओर कूदने लगी। शूमेंग हमें देख रही थी और उसकी आंखों की कठोरता धीरे धीरे नरम हो रही थी। एक समय इस घर में केवल खामोशी और डर हुआ करता था।
अब आखिरकार उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई थी। हम तीनों बातें करते और हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। चैन चैन लगातार चहकती रही और शूमेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मैं ठीक यही दृश्य चाहता था। जब हम मोड़ वाली किराने की दुकान के पास पहुंचे तो चेन चेन ने अचानक मेरी कमीज खींची। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दुकान में रखे कांच के मछली घर की तरफ इशारा कर रही थी। पापा, देखो, छोटी सुनहरी मछलियां कितनी लाल और सुंदर हैं। वे केवल कुछ युआन की साधारण सुनहरी मछलियां थीं, लेकिन चेन चेन की नज़र में वे अनमोल खजाना थीं। ठीक है पापा, तुम्हारे लिए कुछ मछलियां खरीदेंगे। शू मेंग ने पीछे मुड़कर कहा। मैं पहले जाकर सब्जियां धोती हूं, तुम दोनों जल्दी वापस आ जाना। वह सामान उठाकर लगभग 10 मीटर दूर मौजूद जर्जर इमारत की तरफ तेजी से चल पड़ी। मैं चेन चेन को गोद में लेकर किराने की दुकान पर सुनहरी मछलियां चुन रहा था। तभी मेरी नजर घर के दरवाजे के आसपास घूम रहे कुछ लोगों पर पड़ी। वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही शूमेंग का रास्ता रोक रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। शूमेंग साफ तौर पर घबरा गई थी। उसने एक कदम पीछे लिया और सतर्कता से उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाला आदमी बदमाशी से मुस्कुराया और उसके पास झुक गया। भाभी, बस तुम्हें याद दिलाने आए हैं। तुम्हारा आदमी चेन जुइशेंग कल रात ताश में हार गया था। उसने कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। अब अपने भाइयों को थोड़ा मजा करने दो। शू मेंग का शरीर ढीला पड़ गया। उसके हाथों से सारा सामान जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया, मानो शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं तेजी से उनकी ओर दौड़ा। शू मेंग गिरोह की तरफ पीठ कर चुकी थी और उसी दिशा में देख रही थी जहां से मैं आ रहा था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था और आंसू बिना आवाज के लगातार बह रहे थे। उसकी आंखें, वह मुझे देख रही थी। मैं अपनी बेटी और सुनहरी मछलियों का कटोरा लिए एक अच्छे पिता की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ कांपने लगे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। चान जुइशेंग, तुमने पूरी रात और पूरा दिन यह अच्छा बनने का नाटक केवल इसलिए किया ताकि मैं खुद चलकर तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊं। वह तेजी से झुकी, जमीन पर बिखरी अभी खरीदी हुई सब्जियां उठाईं और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। सब्जियां मुझसे टकराकर जमीन पर बिखर गईं। चेन चेन डर गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा को मत मारो। मेरे कुछ कहने से पहले ही शूमेंग मुड़कर घर की तरफ भागी, लेकिन वह अंदर नहीं पहुंच पाई। ट्रायड नाम के आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी बांह पर ऊपर की ओर फेरने लगा। तुम्हारे आदमी ने सब कुछ लिख कर दिया है। आज रात तुम हमारे साथ चलोगी? मैंने देखा कि शूमेंग पूरी तरह जम गई थी। उसके चेहरे पर पहले से भी गहरा डर उभर आया। उसी पल मेरे अंदर कुछ फट पड़ा। उसे छोड़ दो। मेरी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कारोबारी दुनिया में 10 वर्षों तक संघर्ष करके तराशी गई ऐसी आवाज का इन गुंडों ने पहले कभी सामना नहीं किया था। मैंने ट्रायड के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके होंठ के कोने से खून बहने लगा। वह स्तब्ध होकर अपना चेहरा पकड़ने लगा। बाकी सब भी जम गए। फिर वह दोबारा मुक्के चलाता हुआ मेरी तरफ झपटा। मैं एक कदम किनारे हुआ, उसका वार बचाया और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। वह चीखते हुए पीछे उड़ गया और जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। बाकी तीनों गालियां देते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैं तेजी से आगे बढ़ा। फेंकना, जोड़ मोड़ना और घुटने से वार करना, पिछले जीवन में सीखी हर युद्ध कला मैंने इस्तेमाल की। मेरा हर वार सही जगह लगा। 1 मिनट से भी कम समय में चारों जमीन पर पड़े थे। मेरे पीछे चेन चेन अपनी छोटी मुट्ठी ऊपर उठाकर चिल्लाई, पापा, बुरे लोगों को मारो। वाह! शूमेंग ने कोई आवाज नहीं निकाली। मैं ट्राइड के पास गया, उसके सीने पर पैर रखा और नीचे देखते हुए कहा, ध्यान से सुनो, मैंने जुआ छोड़ दिया है। पुराने सारे हिसाब खत्म हो चुके हैं। फिर कभी मेरे परिवार के पास आए तो जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा, समझे? उसने फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की। तुमने पैसे लिए हैं और वापस नहीं दे रहे, हम पुलिस बुलाएंगे। मैं हंसा। पुलिस बुलाओगे? क्या तुम्हें पता है कि बड़े पैमाने पर जुआ चलाने की सजा क्या होती है? क्या मैं तुम्हें बताऊं? मेरे फोन में सबूत मौजूद हैं। क्या तुम्हारी तरफ से मैं ही फोन कर दूं? उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। माफ कर दीजिए भाई चेन, हमसे गलती हो गई, हम अभी चले जाते हैं। रुको, मैंने उन्हें वापस बुलाया। फिर अब भी कांप रही शूमेंग की तरफ देखकर कहा, मेरी पत्नी से माफी मांगो। उन लोगों के चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने सिर झुका दिया। माफ कर दीजिए भाभी, अब यहां से निकलो। मैंने ट्रायड को ठोकर मारकर एक तरफ किया। वे घबराकर वहां से भाग गए। चारों तरफ खामोशी छा गई। मैं शूमेंग की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर, संदेह और गहरा दर्द था। मेरे दिल में सुई चुभने जैसा दर्द उठा। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए गंभीरता से कहा, शू मैंग, पुराना चेन जुइशेंग एक घटिया इंसान था। उसने जो किया है उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम होगा। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें और चेन चेन को जरा सा भी दुख पहुंचने दिया तो मेरी मौत बेहद भयानक हो।
शूमेंग मुझे देखती रही और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहते रहे। उसके होंठ हिले। आखिरकार वह रोते हुए चिल्लाई, चैन जोइशेंग, तुम कमीने हो, मैं दोबारा तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वह चेन चेन को खींचकर घर के अंदर ले गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसने दोबारा तलाक की बात नहीं की। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं रसोई में गया और कुछ ही देर में खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं खाने की प्लेटें लेकर शयन कक्ष के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। खाना तैयार है। गुस्से में रहकर बच्ची को भूखा मत रखो, मैं बैठक में सो जाऊंगा। मैंने थाली नीचे रखी और मुड़कर जाने लगा। अंदर से चेन चैन की हल्की सी आवाज आई, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे कटोरियों और खाने की छड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं सख्त सोफे पर लेटकर छत को देखने लगा। रास्ता लंबा था, लेकिन मंजिल की दिशा मुझे पहले कभी इतनी साफ दिखाई नहीं दी थी। मुझे उनकी रक्षा करनी थी और इस परिवार को सच में दोबारा खुशहाल बनाना था। शयनकक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज शूमेंग के साथ ठेले पर गया। एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो, बाजार की पहचान बन गया। हर दिन 1,000 जिनसे ज्यादा सेब लगातार बिकने लगे। एक सप्ताह से भी कम समय में शूमेंग के खाते में 10,000 युआन बढ़ गए। रात को उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद बिक्री कम होने लगी। तब मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैंने चेरी और ब्लूबेरी लाने का सुझाव दिया। उसने माथा सिकोड़कर कहा कि वह पहले भी इन्हें बेचने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वे नहीं बिके। मगर इस बार तरीका अलग था। मैंने ठेले को 2 स्तरों में बांट दिया। नीचे वाले स्तर पर सेब और आड़ू 15 युआन प्रति जिन थे। ऊपर वाले स्तर पर चेरी और ब्लूबेरी 25 युआन प्रति जिन थीं। ग्राहक अपनी पसंद से कुछ भी चुन सकते थे। सारे फलों को धोकर काट कर डिब्बों में रखा गया था। केवल 1 युआन और देकर जितना चाहें दही ले सकते थे। 1 और युआन देने पर एक जिन सेब भी मिलते थे। नया ठेला साफ सुथरा और व्यवस्थित था, इसलिए गंदे और बेतरतीब बाजार में वह अलग ही दिखाई दे रहा था। उस दिन की कुल बिक्री 3,000 युआन से अधिक हुई। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की थी कि नीचे वाले सस्ते फलों की तुलना में ऊपर वाले महंगे फल ज्यादा बिके। ठेला बंद करते समय शूमेंग खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे इसका कारण पूछ लिया। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि महंगे फलों से उन्हें लगता है कि उन्हें और भी बड़ा फायदा मिल रहा है। केवल 10 युआन अधिक देकर वे महंगे फलों में से अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं। आखिर कौन लालच में नहीं आएगा? कारोबार का मतलब लोगों के दिमाग को समझकर चलना है। उसने मुझे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी चालाकी करते हो। लेकिन उसके होंठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। उस सप्ताह हमने फिर 10,000 युआन कमाए। मुझे देखने वाली उसकी आंखों में धीरे धीरे फिर से रोशनी लौटने लगी। उस दिन चेन चेन को स्कूल से लेने जाते समय हमने दरवाजे पर अच्छे सूट में खड़े एक आदमी को देखा। वह शूमेंग का बड़ा भाई शूहाई था। भैया! शूमेंग खुशी से उसके पास दौड़ी। शूहाई ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी चाकू जैसी तेज नजर मेरी तरफ घूमी। जुईशेंग, मेरे साथ सिगरेट का एक पैकेट खरीदने चलो। मैं समझ गया कि वही मुझसे अकेले बात करना चाहता था। वाहन खड़े करने वाली जगह पर पहुंचकर उसने एक BMW की तरफ इशारा किया। इस गाड़ी की कीमत 2 लाख युआन से अधिक है। कैसी लगी? बुरी नहीं है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ पर पटक दिया। इसमें 2 लाख युआन है। गाड़ी भी तुम्हारी होगी। कल शूमेंग को तलाक दे देना। बच्ची उसके साथ रहेगी। गाड़ी और पैसे तुम रख लेना। इसके बाद हमारे बीच सब खत्म। शू हाई की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया। भैया, अब मैं बदल चुका हूं। तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। शू हाई का चेहरा अंधेरा पड़ गया। शू मेंग हमारी आंखों का तारा थी। देखो, तुम्हारे साथ उसकी जिंदगी कैसी हो गई। शराब और जुआ, बस यही सब किया तुमने। क्या तुम उसके लायक हो? पैसे कम लग रहे हैं। अपनी कीमत बताओ। मेरे भीतर गुस्सा भड़क उठा। मैं जानता था कि वह इस शरीर के पुराने मालिक को गालियां दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके शब्द मुझे चुभ रहे थे। मुझे कुछ और महीने दे दीजिए। तुम तो कीचड़ से भी बदतर हो। उसने मेरी बात काट दी। गांव का एक आदमी विश्वविद्यालय चला गया तो क्या खुद को शहर का समझने लगा? अगर उस समय शू मेंग ने गलत फैसला नहीं किया होता तो तुम्हारे जैसे आदमी की औकात ही क्या थी? तुम जैसे लोग पैसे वाले परिवार में शादी करके ऊपर चढ़ना चाहते हो, है ना? खूबसूरत पत्नी से शादी करके इज्जत पाना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? मैंने मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे धीरे उन्हें खोल दिया। मैं किसान का बेटा हूं और एक रसोइया हूं जिसने तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया है, लेकिन पैसे देकर मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे 3 महीने दो। मैं 10 लाख युआन कमाकर दिखाऊंगा, उसके बाद मुझसे बात करना। शू हाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह ऐसे तिरस्कार से हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। मैंने उससे और कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा और वापस घर चला गया। घर लौटने पर शूमेंग थोड़ी चिंतित दिखाई देते हुए मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, कोई बात नहीं है भैया, बस मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा।
शूहाई रात के खाने के लिए रुक गया। खाने की मेज पर बैठकर उसने कमरे में रखे पुराने फर्नीचर पर नजर दौड़ाई और माथा सिकोड़ लिया। ये सारा कबाड़ अब तक क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? मैं जवाब देने ही वाला था कि शूमेंग ने मेज के नीचे धीरे से मेरा हाथ खींच लिया। उसने अपने भाई से नरम आवाज में कहा, भैया, जुईशेंग सच में पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गया है। उसने मुझे कई अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। शूहाई ने ठंडी आवाज में नाक से फूंकार भरी और कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या श्री लू हमारे प्रचार प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है? उन्होंने तो कहा था कि आज इसे मंजूरी दे देंगे। दूसरी तरफ की आवाज बहुत घबराई हुई थी, यहां तक कि मैं भी उसकी बातें हल्की सी सुन पा रहा था। श्री लू ने प्रस्ताव देखकर कहा था कि वह बहुत पुराने ढर्रे का है। शाही जीवन का आनंद और उत्कृष्ट कृतियों का संग्रह जैसी बातें अब काम नहीं करती। वे 3 घंटे बाद तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। अगर तुम इसे दोबारा ठीक नहीं कर पाए तो इस परियोजना की योजना फीस काट ली जाएगी और तुम्हारा पद भी खतरे में पड़ जाएगा। शू हाई ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और बहुत विनम्र बनकर ग्राहक से बात करने लगा। ग्राहक चाहता था कि परियोजना की छवि उच्च स्तर की हो, लेकिन दिखावटी न लगे। उसमें सांस्कृतिक गहराई भी हो और वह युवा लोगों को भी आकर्षित करे। कुछ देर सुनने के बाद मैंने उसके प्रस्ताव पर नजर डाली। उसका पूरा तरीका ही गलत था। उच्च स्तर की संपत्तियां केवल मकान नहीं बेचती, वे संपर्क, संसाधन और भविष्य की संभावनाएं बेचती हैं। मैं मुड़कर वापस रसोई में चला गया। जब और व्यंजन लेकर बाहर आया तो शूहाई वहां नहीं था। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था और प्रस्ताव आधा अधूरा पड़ा था। शू मेंग ने चिंता से कहा, भैया, फोन करने बाहर गए हैं। अगर यह ग्राहक हाथ से निकल गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने सुना है कि यह संपत्ति इस साल उनकी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। चेन चेन ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। पापा, क्या आप मामा से भी ज्यादा होशियार हैं? साबित करके दिखाओ। मैं मुस्कुराया, फिर बैठकर माउस चलाया। शू हाई के अधूरे प्रस्ताव का पूरा पाठ चुना और उसे मिटा दिया। शू मेंग चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने इसे सुरक्षित नहीं किया था? सुरक्षित करने से भी कोई फायदा नहीं होता, उसका पूरा तरीका ही गलत है। मैंने आगे कुछ नहीं समझाया। मेरी उंगलियां कुंजी पटल पर चलने लगीं और कुछ ही देर में मैं पूरी तरह काम में डूब गया। मेरे हाथों के नीचे एक नया प्रस्ताव आकार लेने लगा। संपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित संचालन व्यवस्था, संसाधन एकीकरण की रणनीति और पहचान सत्यापन प्रणाली। मैंने एक एक करके सारी चीजें तैयार कर दी। जब शू हाई वापस आया और उसने मुझे अपने कंप्यूटर पर बैठा देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। तुमसे किसने कहा था कि मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाओ? वह तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। शू मेंग ने तुरंत समझाने की कोशिश की, इसे संपत्ति के प्रचार के बारे में क्या पता है? शू हाई आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया और स्क्रीन को घूरने लगा। उस पर बेहद व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया एक प्रचार प्रस्ताव दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। तुमने मेरी पुरानी योजना का क्या किया? उसे मिटा दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या तुम्हें पता भी है कि इसे तैयार करने के लिए मैंने कितनी रातें जागकर बिताई हैं? उसी समय उसका फोन बज उठा। समय सीमा पूरी हो चुकी थी। उसने स्क्रीन पर लगभग तैयार हो चुके नए प्रस्ताव को देखा और उसके चेहरे के भाव लगातार बदलने लगे। आखिरकार उसने दांत भींचकर नया प्रस्ताव भेज दिया। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से यह सौदा हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी परिणाम नहीं आया था। मैंने पानी का कप उठाकर एक घूंट लिया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन फिर बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ देर दूसरी तरफ की बात सुनी और उसके होंठ हल्के से फड़कने लगे। फिर उसने फोन काट दिया। संगीत। उसने उलझे हुए भावों से मेरी तरफ देखा, अपना कंप्यूटर उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। मैं कंपनी जा रहा हूं, वापस आकर तुमसे निपटूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि अब उसका सामना किस चीज से होने वाला है। उस प्रस्ताव में लिखी अवधारणाएं उसके स्तर के व्यक्ति की समझ से कहीं आगे थीं। जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही देर बाद मेरा फोन बज उठा। फोन शू हाई का था। दूसरी तरफ उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। चेन जोइशिंग, क्या तुम अभी मेरी कंपनी आ सकते हो? श्री लियू उस व्यक्ति से मिलने पर अड़े हैं जिसने यह प्रस्ताव लिखा है। मुझे पता भेज दो, मैं तुम्हें लेने के लिए चालक भेज देता हूं। कंपनी पहुंचकर मैंने सहायक के हाथ में मौजूद प्रस्ताव को संचालन वाले पन्ने पर पलट दिया। यह मेरी बनाई हुई पहचान सत्यापन प्रणाली है। सबसे पहले घर खरीदने वालों को मालिक समिति की मंजूरी लेनी होगी। केवल पैसा होना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखा जाएगा कि वे अपने संपर्कों, कौशल या प्रभाव के माध्यम से समुदाय को क्या मूल्य दे सकते हैं। दूसरा, मेरा सुझाव है कि 30% मकानों को आरक्षित रखा जाए और उनमें देश के शीर्ष उद्योगपतियों, कलाकारों और विद्वानों को थोड़े समय के लिए रहने का निमंत्रण दिया जाए। इससे इस समुदाय की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तीसरा, हर महीने विशेष वर्ग संवाद आयोजित किए जाए जिनमें केवल संबंधित उद्योग के शीर्ष लोगों को बुलाया जाए। जो यहां मकान का मालिक नहीं होगा उसे इन कार्यक्रमों का टिकट तक नहीं मिल सकेगा।
श्री लू की आंखें चमक उठीं। इस तरह मकान केवल एक वस्तु नहीं रहेगा बल्कि एक विशेष सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता बन जाएगा। उन्होंने मुझसे कई और विस्तृत सवाल पूछे जिनका मैंने बिना रुके सहजता से जवाब दिया। आसपास बैठे कई वरिष्ठ योजनाकार बार बार सहमति में सिर हिलाने लगे। बहुत अच्छा। श्री लू खड़े हुए और ध्यान से मेरी तरफ देखने लगे। संगीत, हमारी कंपनी में प्रचार निदेशक का पद खाली है। वार्षिक वेतन 5 लाख युआन होगा। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? 5 लाख। मुझे महसूस हुआ कि शू हाई की सांस अटक गई थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे अपनी पत्नी के ठेले में उसकी मदद करनी है। फिलहाल मैं पूरे समय की नौकरी करने के बारे में नहीं सोच रहा। श्री लू यह सुनकर स्तब्ध रह गए। मैंने आगे कहा, लेकिन अगर अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। आपने इस संपत्ति की कीमत बहुत कम रखी है। अचानक कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शू हाई ने चुपके से मेरी बांह खींची। श्री लू ने आंखें सिकोड़ लीं। श्री चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारी कीमत पहले से ही इस इलाके में सबसे अधिक है। मैंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसकी शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर रखने की योजना बनाई है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 युआन से अधिक कर दिया जाए। बैठक कक्ष में चारों तरफ हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों ने पहले ही असहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया था। श्री लू ने गंभीरता से कहा, श्री चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारी कीमत पहले से ही इस इलाके में सबसे अधिक है। मैंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसकी शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर रखने की योजना बनाई है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 युआन से अधिक कर दिया जाए। बैठक कक्ष में चारों तरफ हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। चेन, शायद तुम बाजार की स्थिति को ठीक से नहीं समझते। इस इलाके में 90,000 युआन से अधिक की कीमत पर मकान बेचना बहुत मुश्किल है। फिलहाल यही वास्तविकता है। मैं खिड़की के पास गया और परियोजना के पूर्व में मौजूद खाली जमीन की तरफ इशारा किया। पहली बात, पिछले सप्ताह विकास और सुधार आयोग की बैठक के विवरण में पूर्वी नए शहर में रेल परिवहन तंत्र का विस्तार करने की बात लिखी गई थी। दूसरी बात, पिछले महीने निर्माण व्यवस्था की संगोष्ठी में नए महापौर ने नए विकास क्षेत्रों और मुख्य शहर के बीच यात्रा का समय कम करने पर विशेष जोर दिया था। तीसरी बात, योजना विभाग की वेबसाइट पर हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के भूमि उपयोग मानचित्र को बदल दिया गया है। आपकी परियोजना के पूर्व में मौजूद जमीन को आरक्षित भूमि से बदलकर परिवहन सुविधा की भूमि कर दिया गया है। पूरा बैठक कक्ष शांत हो गया। सब लोग मुझे घूरने लगे। इन सभी जानकारियों को आपस में जोड़िए और नए महापौर की पिछली सेवा का विवरण देखिए। नानचेंग नए जिले में अपने पिछले पद पर रहते हुए उनका पहला बड़ा फैसला भूमिगत रेल के विस्तार का निर्माण आगे बढ़ाना था। मेरा अनुमान है कि 6 महीनों के भीतर भूमिगत रेल विस्तार की योजना घोषित कर दी जाएगी। उसका स्टेशन आपकी परियोजना के पूर्व में बनने की सबसे अधिक संभावना है। श्री लियू खड़े हो गए। तुम्हें इस बात का कितना यकीन है? मैंने शांत भाव से कहा, 70%। लेकिन संभावना केवल 50% भी हो तो यह दांव लगाने लायक है, क्योंकि खबर सामने आते ही यहां मकानों की कीमत 30% से अधिक बढ़ जाएगी। अभी कीमत बढ़ाकर 1,20,000 युआन करना महंगा लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद इसकी वास्तविक कीमत की तुलना में यह फिर भी कम होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिगत रेल की खबर सामने आते ही आसपास की बड़ी संख्या में आम बाजार वाली आवासीय परियोजनाएं बिक्री के लिए आ जाएंगी। अगर आपने कीमत 85,000 युआन ही रखी तो आपके विशिष्ट समुदाय वाली पूरी पहचान खत्म हो जाएगी। धनवान लोग भूमिगत रेल से दफ्तर जाने वाले साधारण कर्मचारियों के पड़ोसी नहीं बनना चाहते। पूरा बैठक कक्ष बिल्कुल शांत था। श्री लियू पूरे 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया। सचिव वांग, योजना विभाग के निदेशक लियू से संपर्क करो। पूर्वी नए शहर की भूमिगत रेल योजना के बारे में सावधानी से जानकारी प्राप्त करो। प्रतीक्षा के वे 10 मिनट 10 वर्षों जैसे लग रहे थे। फोन बजा। श्री लियू ने फोन उठाया। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए उनका चेहरा लगातार गंभीर होता चला गया। आखिर उन्होंने केवल इतना कहा, पुष्टि हो गई? अच्छा, मैं समझ गया। फोन काटकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी कंपनी में काम करो, प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष बन जाओ। वार्षिक वेतन 10 लाख युआन होगा। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? मैंने देखा कि शू हाई का चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया। मुझे पूरे समय की नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ। श्री लियू कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बेबस होकर मुस्कुराए। हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम इस परियोजना से जुड़े रहो। अपनी फीस तुम खुद तय कर सकते हो। मैंने शू हाई की तरफ देखा। वास्तव में शू हाई की बुनियादी समझ बहुत मजबूत है। वह इस योजना की मुख्य अवधारणाओं को समझ चुका है। श्री लियू उसके साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। शू हाई स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। श्री लियू ने कुछ देर सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया।
ठीक है, ये परियोजना मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। कंपनी से बाहर निकलते समय शू हाई अब भी सपने में दिखाई दे रहा था। उसने अचानक पूछा, तुमने साल के 10 लाख युआन ठुकरा दिए? क्या भूमिगत रेल वाली खबर का विश्लेषण सच में तुमने खुद किया था? मैंने कहा, सारी जानकारी सबके सामने मौजूद है। फलों के ठेले पर मेरी जरूरत है। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी। तुम जानते भी हो कि 10 लाख युआन का क्या मतलब होता है? मैंने 8 साल तक काम किया है और अब जाकर उसके आधे तक पहुंच पाया हूं। मैंने कहा, भैया अगर यह सौदा सफल हो गया तो आप कंपनी के नायक बन जाएंगे। इसके बाद आपके लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। पीछे देखने वाले शीशे में मैंने उसे वहीं खड़े होकर काफी देर तक मेरी जाती हुई गाड़ी को देखते पाया। रात के खाने के समय शू हाई फिर घर आया। मैंने शराब की जगह चाय का कप उठाया। भैया, मैंने अतीत में जितनी भी घटिया हरकतें की हैं उनके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। शू मेंग स्तब्ध रह गई और उसकी खाने की छड़ियां हवा में ही रुक गईं। मैं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। वह यही सोच रही थी, पुराना चेन जोइशेंग कभी माफी नहीं मांगता था। वह केवल पहले से भी बुरा व्यवहार करता। शू हाई ने असहज होकर दूसरी ओर देखा। शू मेंग ने पहले उसे और फिर मुझे देखा। अचानक उसने पूछा, भैया क्या आपने फिर उससे कुछ कहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया बस मुझे ये याद दिला रहे थे कि मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए। शू मेंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और गंभीरता से शू हाई की ओर देखा। भैया मैंने उसे चुना है। ये मेरा रास्ता है। इसका फल चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं उसे खुद निगल लूंगी। अगर आपको सच में मेरी चिंता है तो ऐसी बातें कहना बंद कर दीजिए जिनसे मेरे लिए सब कुछ और मुश्किल हो जाता है। रोशनी के नीचे उसकी आंखों में ऐसा दृढ़ निश्चय था जो अब कभी पीछे नहीं हटने वाला था। शू हाई ने अपना प्याला उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसने आह भरी, फिर कुछ नहीं कहा। जल्दी से खाना खत्म किया और चला गया। उसे बाहर छोड़ने के बाद मैं वापस मुड़ा। शू मेंग मुझे देख रही थी। आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। अलग? कैसे? मैं समझा नहीं सकती। उसने सिर थोड़ा तिरछा करते हुए कहा, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत लंबा और भयानक सपना सच में खत्म हो गया हो। देर रात मैंने हमेशा की तरह बैठक के कमरे में सोफा तैयार किया। शू मेंग अपना कंबल लेकर शयनकक्ष से बाहर आई। वह दरवाजे पर रुकी और पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें सोफे पर सोना आरामदायक लगता है? उसने होंठ काटते हुए मुस्कुराकर पूछा, फिर मुड़कर वापस कमरे में चली गई। दरवाजा बंद नहीं हुआ। अगली सुबह शू मेंग चेन चेन को लेकर उसके नाना नानी से मिलने चली गई। मैं घर पर रहकर हिसाब देखने और अपने अगले कदम की योजना बनाने लगा। दोपहर के आसपास मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया। दूसरी ओर शू मेंग रो रही थी और पीछे बहुत शोर था। जुइशेंग, जल्दी से शहर के पीपल्स अस्पताल आ जाओ। चेन चेन अचानक सांस नहीं ले पा रही है, वह आपातकालीन कक्ष में है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं सब कुछ छोड़कर तेजी से घर के बाहर भागा। अस्पताल पहुंचने तक शू मेंग का पूरा परिवार वहां आ चुका था। उसके पिता शू झेंगची ने मुझे देखा और गुस्से में मेरी ओर बढ़े। चैन जुइशेंग, देखो तुमने इस बच्ची की क्या हालत कर दी है। डॉक्टर ने कहा है इसका बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। तभी एक नर्स जल्दी से वहां आई। परिवार के सदस्य कृपया शांत रहिए। उसकी मां गु मानरू लाल आंखों के साथ मेरे पास आई। उनकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आइडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। ये एक दुर्लभ बीमारी है। अभी दी जा रही दवाइयां केवल कुछ समय तक उसकी हालत संभाल सकती हैं। उसे एक विशेष टारगेटेड दवा चाहिए जिसे विदेश से मंगवाना पड़ेगा। उसका खर्च हर महीने 30,000 युआन से अधिक है और उसे लंबे समय तक लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल में छेद कर रहा हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन? ऐसा कैसे हो सकता है? शू मेंग मुझसे लिपट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि शायद ये बीमारी कुछ समय से थी। इसके लक्षण बहुत हल्के थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह कहती थी कि वह थक गई है। मुझे लगा कि वह खेलने की वजह से थकी होगी। अब रोने से क्या फायदा? शू झेंगची की आवाज कठोर थी। दवा के लिए पैसे चाहिए, हर महीने 30,000 युआन। क्या तुम इतना खर्च उठा सकते हो? गुमानरू ने अपनी बेटी की ओर देखा। मेंग मेंग, अपनी मां की बात मानो। इससे तलाक ले लो। तलाक के बाद शू परिवार चेन चेन की दवाइयों का खर्च उठाएगा। शू मेंग ने हैरानी से सिर उठाया। मान, आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अब भी इसके साथ तकलीफें सहना चाहती हो? इस बच्ची को देखो। गुमानरू भी रो रही थी। ये दवा बीच में बंद नहीं की जा सकती। इसे बंद करते ही उसकी हालत तेजी से बिगड़ जाएगी। शू मेंग ने आपातकालीन कक्ष के बंद दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने जोर से अपना चेहरा पोंछा और सीधी खड़ी हो गई। माम, मैंने आपसे कहा था कि मैंने उसे चुना है। ये मेरा रास्ता है। चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। तुम इसका सामना करोगी? शू झेंगची चिल्लाए। हर महीने 30,000 युआन से ज्यादा चाहिए और ये भी नहीं पता कि कितने समय तक देना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ा और शू मेंग को अपने पीछे करते हुए शू झेंगची के सामने खड़ा हो गया। पैसों का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रास्ता ढूंढ लोगे? तुम कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हो? शू हाई भी खुद को बोलने से नहीं रोक पाया।
श्रीलू ने तुम्हें साल के 10 लाख युआन देने की पेशकश की थी और तुमने उसे भी ठुकरा दिया। मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। चेन चेन हमारी बेटी है, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। शू झेंगची काफी देर तक मुझे घूरते रहे, फिर अचानक ठंडी हंसी हंसे। ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत स्वाभिमान है, अब इसे खुद ही संभालना। चलो यहां से। शू परिवार वहां से चला गया। शूमेंग मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। डरो मत, मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन दवाइयों का खर्च। उसने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा। हर महीने 30,000 युआन। हमारे पास पैसा समस्या नहीं है, मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। तुम चेन चैन का ध्यान रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भुगतान काउंटर पर खड़ा होकर मैंने अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को देखा। उसके अंदर वह पैसा था जिसे हमने सुबह से रात तक मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर बचाया था। लेकिन मैं जानता था कि अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए यह पैसा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। अपने पिछले जीवन में मैंने शून्य से शुरुआत करके 100 अरब युआन का साम्राज्य खड़ा किया था। इस जीवन में अपने परिवार के लिए मुझे तुरंत इतना पैसा कमाना था जो उनके लिए पर्याप्त हो। अस्पताल के गलियारे में मैं अपनी यादों को तेजी से खंगालने लगा और जल्द पैसा कमाने का कोई तरीका खोजने लगा। वायदा कारोबार बहुत धीमा था। प्राचीन वस्तुओं का कारोबार बहुत गहरा और जोखिम भरा था। जुए के लिए सही संपर्क चाहिए थे। तभी मेरी यादों का एक बेहद धुंधला हिस्सा अचानक साफ हो गया। एक भूमिगत जुए की वेबसाइट पर मौजूद वर्चुअल घुड़दौड़ वाले हिस्से की इनाम अग्रिम वितरण प्रणाली में एक खामी थी। किसी व्यक्ति ने उस खामी का इस्तेमाल करके 3 दिनों के अंदर 20 लाख युआन से ज्यादा निकाल लिए। खातों का मिलान करते समय वेबसाइट को गड़बड़ी का पता चला था। इस खामी का सिद्धांत ज्यादा जटिल नहीं था, लेकिन दांव लगाने के लिए बिल्कुल सही समय और सटीक गणना जरूरी थी। किसी वर्चुअल दौड़ के आखिरी 30 सेकंड के दौरान वेबसाइट वास्तविक समय के भाव के आधार पर संभावित जीत की रकम को पहले ही उपलब्ध शेष राशि के रूप में दिखा देती थी। मुख्य बात यह थी कि उन आखिरी 30 सेकंड के अंदर अगर कोई उपयोगकर्ता उस वर्चुअल रकम से समाप्त होने वाली किसी दूसरी दौड़ पर नया दांव लगा देता, तो प्रणाली वास्तव में उस दांव को मान्य कर देती थी। सही क्रम का इस्तेमाल करके थोड़ी सी असली पूंजी से दर्जनों गुना वर्चुअल रकम प्राप्त की जा सकती थी और लगातार कई दांव लगाए जा सकते थे। सारी दौड़ें समाप्त होने के बाद अगर अंतिम दांव जीत जाता तो मिलने वाला मुनाफा असली होता। आसान शब्दों में यह किसी जुआ घर जैसा था, जहां तुम 100 युआन का दांव लगाते हो और संचालक तुम्हें जीतने के करीब देखकर 1,000 युआन के सिक्के आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये रकम शायद तुम्हारी होने वाली है। फिर तुम उन्हीं 1,000 युआन से किसी दूसरी मेज पर दांव लगाकर जीत जाते हो। अब जुआ घर को वह रकम तुम्हें देनी ही पड़ेगी और मुझे इस खामी का इस्तेमाल करने का निश्चित समय, इसे सक्रिय करने की शर्तें और पकड़े जाने से बचने का तरीका मालूम था। लकी हॉर्स रेसिंग। हर वर्चुअल दौड़ 3 मिनट की थी। मैंने गहरी सांस ली। पहला कदम, अपने आप तैयार किए गए अनजान नाम से नया खाता बनाना। दूसरा कदम, पैसे जमा करना। वेबसाइट कई अनजान और अलग अलग स्तर वाली तीसरे पक्ष की भुगतान सेवाओं का समर्थन करती थी। मैंने ऐसा तरीका चुना जिसमें छोटी छोटी रकम अलग अलग करके जमा करनी थी। 5 मिनट बाद शुरुआती 5,000 युआन खाते में पहुंच गए। खाते की शेष राशि 5,000 युआन थी। समय दोपहर के 2:40 था। पहली वर्चुअल घुड़दौड़ शुरू हुई। मैंने तीसरे नंबर के घोड़े पर 1,000 युआन का दांव लगाया। उसका भाव 2.5 था। जैसे जैसे दौड़ का प्रदर्शन आगे बढ़ा और 40 सेकंड बाकी रहे, तीसरे नंबर का घोड़ा 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तभी प्रणाली के पटल के निचले दाएं कोने में मेरी उपलब्ध शेष राशि अचानक चमकी और 4,000 से बढ़कर 5,500 हो गई। प्रणाली ने 1,000 युआन के दाम से होने वाला संभावित 1,500 युआन का मुनाफा पहले ही जोड़ दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये केवल सामान्य प्रदर्शन था, वह असली खामी अभी सक्रिय नहीं हुई थी। तीसरे नंबर का घोड़ा मामूली अंतर से जीत गया। असली निपटारे के बाद 1,500 युआन का मुनाफा हुआ। खाते की शेष राशि 6,500 युआन हो गई। दूसरी दौड़ दोपहर 2:45 पर शुरू हुई। मैंने पहले 2 स्थानों पर आने वाले घोड़ों का अनुमान लगाते हुए क्विनेला पर 2,000 युआन लगाए। भाव 3.2 था। जब 30 सेकंड बाकी थे, प्रणाली ने दोबारा संभावित जीत की रकम पहले ही जोड़ दी। मेरी शेष राशि 4,500 से बढ़कर 11,400 युआन हो गई। 4,500 जमा 2,000 गुणा 3.2 बराबर 11,400। अब असली खेल शुरू होना था। दौड़ में 25 सेकंड बाकी रहते ही मैंने तेजी से एक दूसरी वर्चुअल फुटबॉल प्रतियोगिता खोली, जो समाप्त होने वाली थी और जिसमें छोटे दाम लगते थे। मैंने पूरे 11,400 युआन इस बात पर लगा दिए कि आखिरी 5 मिनट में एक गोल होगा। भाव 1.8 था। प्रणाली ने जांच पूरी करके दांव स्वीकार कर लिया। दांव सफलतापूर्वक लग चुका था। इसका मतलब खामी सच में मौजूद थी।
प्रणाली संभावित जीत की रकम को असली इस्तेमाल करने योग्य धन मान रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। घुड़दौड़ समाप्त हुई और क्विनेला जीत गया। मुनाफा 4,405 युआन हुआ। फुटबॉल प्रतियोगिता भी समाप्त हुई। 89वें मिनट में एक वर्चुअल खिलाड़ी ने लंबी दूरी से गोल कर दिया। उससे 20,520 युआन मिले। खाते की शेष राशि तुरंत 26,925 युआन हो गई। शुरुआती 5,000 युआन में से 3,000 युआन के असली दांव घटाकर फिर 4,405 और 20,520 जोड़ने पर कुल 26,925 युआन बने। 10 मिनट से भी कम समय में 5,000 युआन लगभग 27,000 हो गए। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जानता था कि इस खामी का लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। हर दौड़ के आखिरी 30 सेकंड का सही समय पकड़कर वर्चुअल पूंजी को तेजी से कई गुना बढ़ाया जा सकता था। दांव हार भी जाता तो केवल वर्चुअल मूलधन ही जाता। तीसरा दौर, फिर चौथा दौर। मेरे हाथ कीबोर्ड और माउस पर तेजी से चल रहे थे और मेरी आंखें एक साथ 3 अलग अलग उलटी गिनतियों पर टिकी थीं। हर कदम एक एक सेकंड के हिसाब से सटीक होना जरूरी था। दोपहर 3:21 पर मैंने अंतिम दौर की प्रक्रिया पूरी कर ली। पर्दे पर दिखाई दे रही खाते की अंतिम शेष राशि 7,26,800 युआन थी। मैंने केवल 5,000 युआन से 1 घंटे में 140 गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमाया था। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और पर्दे पर दिखाई दे रही रकम को घूरने लगा। मेरी हथेलियों पर पसीना था। मैंने पैसे निकालने का विकल्प दबाया। वेबसाइट पर संदेश आया, बड़ी रकम निकालने के लिए कर्मचारी द्वारा जांच आवश्यक है। रकम 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। मैंने इंटरनेट पर खोजे गए सारे पन्नों का इतिहास मिटाया और कंप्यूटर बंद करके वहां से निकल गया। इंटरनेट कैफे से बाहर आते ही सूरज की रोशनी थोड़ी तेज लगी। मैंने आंखों के सामने हाथ रखा और गहरी सांस ली। 7,26,000 युआन भी चेन चेन की बीमारी के लिए मुश्किल से पर्याप्त थे। उसे पूरी तरह ठीक कराने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। लेकिन मैं जानता था कि जल्द ही कोई व्यक्ति खुद मुझे पैसे देने आने वाला था। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोलते ही मुझे नर्स की ठंडी आवाज सुनाई दी। मिस शू, प्रणाली में केवल 5,000 युआन जमा दिखाई दे रहे हैं। पूरी रकम आज ही जमा करनी होगी, नहीं तो जांच और दवाइयां शुरू नहीं की जा सकती। शू मेंग लगभग रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति 1 घंटे पहले ही 10,000 युआन जमा करने गए थे। उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसकी आवाज गले में अटक गई। पैसे कहाँ हैं? वे 10,000 युआन। मैंने केवल 5,000 युआन जमा किए हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बाकी 5,000 युआन मैंने घोड़ों पर दांव लगाने में इस्तेमाल कर दिए। घोड़ों पर दांव लगाया? शूमेंग के चेहरे के भाव पूरी तरह टूट गए। वह ऐसे लड़खड़ाई जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। चैन जुईशेंग, वह चैन चैन की जान बचाने का पैसा था, तुमने उसे जुए में लगा दिया। वह मुझ पर टूट पड़ी और दिल दहला देने वाली आवाज में रोते हुए अपनी मुट्ठियों से मेरी छाती पीटने लगी। क्या तुम इंसान भी हो? तुमने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? पास खड़ी नर्स ने मन ही मन सिर हिलाया और उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। मैंने शू मेंग की कलाइयां पकड़ी और धीमी आवाज में कहा, पहले शांति से मेरी बात सुनो। मैंने उन 5,000 युआन से जीत हासिल की है। पैसे निकाले जा रहे हैं और 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे। चेन चेन के इलाज का खर्च फिलहाल हल हो गया है। वह रुक गई और पूरी तरह निराश आंखों से मेरी ओर देखने लगी। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तुमने दोबारा झूठ बोलना शुरू कर दिया है ना? उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा किया। तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारा जुआ खेलना सबसे ज्यादा नापसंद है। और तुम्हारे किए हुए वादे? मैं उस समय चुप रहा। मैं जो भी कहता वह केवल एक बहाना ही लगता। बस 2 घंटे तक मेरा इंतजार करो। मैंने उसकी कलाइयां छोड़ दी और बिस्तर पर लेटी अपनी पीले चेहरे वाली बेटी को देखा। 2 घंटे बाद मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा। मेरे पीछे शूमेंग के दबे हुए और निराशा से भरे सिसकने की आवाज आ रही थी। जब मैं कुछ गर्म कांजी लेकर वापस आया तो शूमेंग बिस्तर के पास सिर रखकर लेटी थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहाना ही लगता। बस 2 घंटे तक मेरा इंतजार करो। मैंने उसकी कलाइयां छोड़ दी और बिस्तर पर लेटी अपनी पीले चेहरे वाली बेटी को देखा। 2 घंटे बाद मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा। मेरे पीछे शूमेंग के दबे हुए और निराशा से भरे सिसकने की आवाज आ रही थी। जब मैं कुछ गर्म कांजी लेकर वापस आया तो शूमेंग बिस्तर के पास सिर रखकर लेटी थी। ऐसा लग रहा था कि वह सो गई है, लेकिन उसके कांपते कंधों ने सच बता दिया। चेन चेन जाग रही थी और उसके छोटे से शरीर में कई नलियां लगी थीं। मुझे देखकर उसने कमजोर सी मुस्कान लाने की कोशिश की। अच्छी बच्ची बनकर रहना चेन चेन। मैं झुका और धीरे से उसके छोटे से चेहरे को छुआ। पापा जरूर इस बीमारी को हरा देंगे और तुम्हें सबसे अच्छे मनोरंजन उद्यान में लेकर जाएंगे। वहां तुम्हें बादलों से भी बड़ी रुई की मिठाई दिलाऊंगा। चेन चेन की आंखों में थोड़ी चमक आई और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा मम्मी और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। शूमेंग ने सिर उठाया। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। उसने पहले अपनी बेटी के विनती भरे चेहरे को देखा और फिर मेरी ओर देखा।
आखिर में उसने केवल थकान भरी लंबी सांस छोड़ी। जांच के परिणाम शाम को आएंगे। तुम पहले जाकर अपना जरूरी काम पूरा कर लो। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मैं जानता था कि ये वह आखिरी अवसर था जो वह मुझे दे रही थी। मैंने समय देखा। मेरा इंतजार करना। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अस्पताल से निकलकर बैंक की ओर जाते समय अचानक एक काली मर्सिडीज मेरी राह काटते हुए सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने दो भावहीन आदमी बाहर निकले। श्री चेन, बॉसगू ने आपको बातचीत के लिए बुलाया है। उनकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। मैंने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर काफी जगह थी। एक शानदार सूट पहने लगभग 40 साल का आदमी मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे के नैन नक्श डरावने नहीं थे, बल्कि वह कुछ हद तक सभ्य दिखाई देता था। ये गुदोंग था। अपने पिछले जीवन में मेरा उससे कई बार सामना हुआ था और कुछ अवसरों पर हमने साथ काम भी किया था। चेन जोइशेंग, उसने सिर उठाकर मुझे देखा। तुम काफी कुशल हो। मेरे 7-8 प्रोग्रामर पिछले 3 वर्षों से मेरी इस बेकार प्रणाली पर नजर रख रहे हैं और उन्हें एक भी खामी नहीं मिली। लेकिन तुम आए और एक ही कोशिश में इसमें छेद कर दिया। मुझे बताओ, तुम्हें यह खामी कैसे मिली? मैं सीट पर पीछे झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। बॉस गू जुए का अड्डा चलाते हैं और फिर भी उन्हें लोगों के पैसे जीतने से डर लगता है। प्रणाली की खामी आपकी समस्या है। मैंने पैसे पूरी ईमानदारी से जीते हैं। क्या हुआ? अब पैसे देने से मुकरने का सोच रहे हैं? गुदोंग की आंखें सिकुड़ गईं। केवल 7 लाख युआन के लिए मैं गुदोंग पैसे देने से मना करने जितना छोटा आदमी नहीं हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम पैसे ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं जानता था कि वह मेरी पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। पिछले जीवन में मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन अभी मैं अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकता था। मैं मुस्कुराया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पैसे मुफ्त में नहीं लूंगा। बदले में तुम्हें एक जानकारी दूं तो कैसा रहेगा? गुदोंग ने एक भौं ऊपर उठाई। बताओ, तुम्हारे पिता वृद्ध मास्टर गू के बारे में। गुदोंग के हाथ में मौजूद कलम रुक गई। क्या उन्हें पिछले कुछ समय से कभी कभी छाती में जकड़न और बाएं कंधे में सुन्नपन महसूस हो रहा है? मैंने शांत स्वर में कहना जारी रखा। मेरा सुझाव है कि तुरंत कोरोनरी सीटीएं करवाया जाए और बाईं एंटीरियर डिसेंडिंग धमनी की विशेष रूप से जांच की जाए। सामान्य जांच में बिना कैल्शियम वाली पट्टिका का पता नहीं चलेगा। गुदोंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा और फिर तुरंत किसी को फोन किया। डीन वांग, कृपया मेरे पिता के लिए तुरंत हृदय की जांच का इंतजाम कीजिए। कोरोनरी सीटीए, बाईं एंटीरियर डिसेंडिंग धमनी पर खास ध्यान देना। हाँ, अभी। गाड़ी के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। 40 मिनट बाद फोन बजा। गुदोंग ने फोन उठाया और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। फोन रखने के बाद वह मुझे पूरी तरह अलग नजरों से देखने लगा। बाइंग एंटीरियर डिसेंडिंग धमनी में 85% से भी ज्यादा गंभीर संकुचन था। थोड़ी और देर हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी। वह कुछ देर रुका। जुईशेंग, तुम आखिर हो कौन? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे मेरे पैसे और मेरी सुरक्षा चाहिए। तुम्हारे पैसे तुरंत जारी कर दिए जाएंगे मेरे इलाके में। गुदोंग मुझे घूरते हुए बोला, कोई भी तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम्हारे जैसा व्यक्ति केवल 7 लाख युआन के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। तुम कुछ और भी कहना चाहते हो, है ना? सच में तुम काफी समझदार हो। मेरे पास एक और जानकारी है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह उस महिला के बारे में है जिसे तुम पिछले 10 वर्षों से खोज रहे हो, और उसके साथ रहने वाली उस बच्ची के बारे में जिसके अस्तित्व के बारे में शायद तुम्हें पता भी नहीं है। गुदोंग तुरंत सीधा बैठ गया। उसके चेहरे की शालीनता गायब हो गई और उसकी जगह सदमे ने ले ली। तुमने क्या कहा? वह सोचेंग में रहती है। उसने एक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक से शादी कर ली है और शांत जीवन जी रही है, मैंने आवाज धीमी करते हुए कहा। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 वर्ष है और उसका जन्मदिन 17 जून को आता है। गुदोंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी उंगलियां हल्की सी कांपने लगीं। वह तारीख और वह उम्र सुनकर वह समझ गया कि मैं क्या चाहता था। उसकी आवाज भारी हो गई। अस्पताल के सारे साधनों का इंतजाम मैं कर दूंगा। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और मर्सिडीज वहां से चली गई। मैं अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मेरे कार्ड में 57,20,000 युआन से ज्यादा थे। फिलहाल चेन चेन के इलाज के खर्च के लिए यह रकम पर्याप्त थी। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ा और तेजी से अस्पताल के अंदर चला गया। मैं जितनी तेजी से हो सकता था कमरे की ओर भागा और दरवाजा खोल दिया। शू मेंग वहां नहीं थी। मेरे ससुर शू झेंगची बिस्तर के पास बैठे थे और उनका चेहरा बुझा हुआ था। तुम्हारी अपनी बेटी इतनी बीमार है और तुम हर जगह घूमते फिर रहे हो। मैंने उनकी बात को अनदेखा किया। बिस्तर के पास जाकर चेन चेन का माथा छुआ और धीरे से पूछा, मम्मी कहाँ है? कुछ जरूरी काम करने बाहर गई है, मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कह गई। शू झेंगची ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों एक दूसरे से भी बदतर हो, कई घंटों से गायब हो। मेरा दिल तेजी से बैठने लगा। शू मेंग कभी भी चेन चेन को कई घंटों तक अकेला छोड़कर नहीं जाती। मैंने तुरंत उसके फोन पर कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाया।
शू झेंगची को भी महसूस हुआ कि कुछ गलत है। मेंग मेंग फोन क्यों नहीं उठा रही है? तभी बाहर गलियारे से सफाई कर्मचारी के गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज आई। ये निर्दयी लोग फिर से शौचालय में किराए की कोख वाली संस्था के विज्ञापन चिपका गए। ये लोग किसी भी चीज से पैसा कमा सकते हैं। उसी पल मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आया। शूमेंग ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वह इतनी मूर्ख नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल मुझे उसका आंसुओं से लाल और जिद से भरा चेहरा याद आया। वह ऐसा कर सकती थी। वह सच में ऐसा कर सकती थी। मैं मुड़ा और पूरी गति से कमरे से बाहर भागा। तुम कहाँ जा रहे हो? अस्पताल वाले अभी भी पैसे मांग रहे हैं, शू झेंगची ने पीछे से चिल्लाकर कहा। मैंने इलाज का सारा खर्च जमा कर दिया है। आप और नानी चेन चेन का ध्यान रखिए। मैं महिला शौचालय की ओर भागा और अंदर मौजूद महिलाओं की चीखों को अनदेखा करते हुए एक एक करके सारे दरवाजे खोलने लगा। तीसरे हिस्से की दीवार पर टेढ़े अक्षरों में एक फोन नंबर लिखा था। किराए की कोख के लिए अधिक भुगतान, 3 लाख युआन अग्रिम। मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया। मुझे एक किराए की कोख वाली महिला चाहिए। मैंने अपनी आवाज धीमी रखते हुए ठंडे और कठोर स्वर में कहा। मुझे तुरंत एक बच्चा चाहिए, पैसे की चिंता मत करो। दूसरी ओर मौजूद महिला सावधान हो गई। महोदय, आपने गलत नंबर मिला दिया है। नाटक करना बंद करो। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं देंगे सकती। मुझे एक लड़का चाहिए और लिंग चुनने की सुविधा होनी चाहिए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर महिला की आवाज अचानक गर्मजोशी और उत्साह से भर गई। बॉस, आपको तो काफी जानकारी है। हम ये कर सकते हैं, लेकिन कीमत। पैसे की चिंता मत करो। मैंने उसकी बात काट दी। लेकिन महिला मैं खुद चुनूंगा। उसे पहले किराए की कोख बनने का अनुभव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो। उसने पहले कभी बच्चे को जन्म न दिया हो। जवान और स्वस्थ हो, साथ ही उसके जीन अच्छे हों। अभी ऐसी कोई महिला तैयार नहीं है। महिला ने माफी मांगते हुए कहा। बॉस, सच में हमारे पास अभी कोई उपलब्ध नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आवाज ऊंची की। तुम्हारे पास एक नई महिला है जो आज ही प्रारंभिक जांच के लिए आई है। क्या उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? महिला साफ तौर पर चौंक गई। आपको ये कैसे पता चला? मैंने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता भेजो, मैं अभी उसे देखने आ रहा हूं। अगर वह मुझे पसंद आई तो मैं दोगुने पैसे दूंगा। दोगुने? उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं जल्दी में हूं। 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उस नई महिला को मेरे लिए रोक कर रखना। अगर उसने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करके प्रक्रिया शुरू कर दी है तो रहने दो। नहीं, अभी कोई अनुबंध नहीं हुआ है, केवल शुरुआती जांच पूरी हुई है। बॉस, आप आ जाइए। हम आपका इंतजार करेंगे। मैंने फोन काटा और तेजी से अस्पताल से बाहर निकला। मैंने एक टैक्सी रोकी और चालक को पता बताया। उसी समय मैंने पुलिस को फोन किया और धीमी आवाज में पता बताते हुए वहां गैरकानूनी किराए की कोख का काम चलने की सूचना दी। 20 मिनट बाद मैं शहर की एक जर्जर बस्ती में खड़ा था। मुझे घरेलू सेवाओं का बोर्ड लगी एक पुरानी इमारत दिखाई दी और मैं सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। भारी श्रृंगार किए हुए एक अधेड़ उम्र की महिला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आप ही वह बॉस हैं? महिला कहाँ है? मैं सीधे अंदर चला गया। बैठक वाले हिस्से में वह महिला बनावटी मुस्कान के साथ मेरे पीछे पीछे आई। इस महिला की स्थिति काफी अच्छी है। इसकी उम्र 28 वर्ष है। यह प्राकृतिक तरीके से एक स्वस्थ बेटी को जन्म दे चुकी है। इसे तुरंत पैसों की जरूरत है, इसलिए कीमत पर आसानी से बातचीत हो जाएगी। उसने दरवाजा खोला। शूमेंग एक पुराने सोफे पर बैठी थी और अपने कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़े हुए थी। मुझे अंदर आते देखकर उसकी आंखें सदमे से फैल गईं और उसका पूरा शरीर जम गया। यही वाली है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए कहा और उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी सामान की जांच कर रहा हूं। खड़ी हो जाओ और घूम कर दिखाओ। जब वह खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर डर भी दिखाई दे रहा था। बॉस, आपको कैसी लगी? महिला ने बीच में कहा। इसके नैन नक्श अच्छे हैं, शरीर भी ठीक है और इसके पास स्नातक की डिग्री है। मैं शूमेंग के पास गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ये बहुत दुबली है। क्या ये लड़के को जन्म दे सकती है? इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम जांच करके चुनाव कर सकते हैं। महिला ने जल्दी से समझाया। मुझे हर हाल में लड़का ही चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूं, लेकिन अगर लड़की हुई तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बॉस, इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। जोखिम बड़ा है तो मुनाफा भी बड़ा होगा। मैं महिला की ओर मुड़ा। मुझे यही चाहिए। अपनी कीमत बताओ और अभी अनुबंध तैयार करो। मैं इसे अभी अपने साथ ले जा रहा हूं। बॉस, लेकिन प्रक्रिया। मैं जल्दी में हूं। मैंने अपनी जेब से बैंक कार्ड निकाला। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैं इसे अभी अपने साथ ले जाऊंगा। अधेड़ महिला की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। बॉस, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर आप इसे लेकर चले गए और फिर तो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो निर्णय ले सके। मैंने उसे घूरते हुए कहा। या फिर तुम निर्णय नहीं ले सकती? महिला के चेहरे के भाव बदल गए। बॉस, एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए। वह बाहर गई और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही शूमेंग तेजी से मेरे पास आई और मेरी बांह पकड़ ली।
क्या तुम पागल हो गए हो? हमें अभी यहां से निकलना होगा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मुझ पर भरोसा करो। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। वह अधेड़ महिला, दो भारी शरीर वाले पुरुषों और सूट पहने, सुनहरे किनारों वाला चश्मा लगाए एक अधेड़ व्यक्ति के साथ वापस आई। बॉस, ये हमारे महाप्रबंधक चेन है। महाप्रबंधक चैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने सुना है कि बॉस किसी महिला को तुरंत अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी कीमत बताओ। लड़के की गारंटी सहित पूरा खर्च 8 लाख युआन होगा। ठीक है, अभी 50,000 युआन अग्रिम दूंगा। रकम भेजने के बाद महिला को अपने साथ ले जाऊंगा। गर्भ की पुष्टि होने के बाद बाकी भुगतान कर दूंगा। महाप्रबंधक चेन मुस्कुराया। बॉस, यहाँ इस तरह काम नहीं होता। आपको अभी पूरी रकम देनी होगी। उसके बाद हम महिला को आपके बताए स्थान तक पहुंचा देंगे। उसने अपना चश्मा ऊपर करते हुए क्रूर मुस्कान के साथ कहा, वरना मुझे डर है कि आप यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। मेरे पैसे लेना इतना आसान नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में इस दरवाजे से बाहर निकलने की क्षमता है भी या नहीं। महाप्रबंधक चेन ने इशारा किया और दोनों भारी शरीर वाले आदमी मेरे करीब आने लगे। तभी नीचे से पुलिस की गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। महाप्रबंधक चेन का चेहरा अचानक बदल गया। तुमने पुलिस को बुलाया है? मैंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा धंधा पूरी तरह साफ नहीं है। पुलिस की आवाज तेजी से करीब आने लगी और नीचे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। महाप्रबंधक चेन ने गाली दी, इसकी टांगें तोड़ दो और इसे पिछले दरवाजे से ले जाओ। दोनों भारी शरीर वाले आदमी बाईं और दाईं ओर से मुझ पर झपटे। मैंने शू मेंग को जोर से दीवार की ओर धकेला, एक कुर्सी उठाई और बाईं ओर वाले आदमी पर पूरी ताकत से दे मारी। कुर्सी उसके कंधे पर लगकर टूट गई। वह दर्द से कराहते हुए लड़खड़ाया, लेकिन दूसरे आदमी का मुक्का पहले ही मेरी कनपटी की ओर आ रहा था। मैं मुश्किल से बच पाया। उसका मुक्का मेरे गाल की हड्डी को छूता हुआ निकल गया और वहां तेज जलन होने लगी। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, ठंडी धातु चमकी। उसने सच में स्प्रिंग वाला चाकू निकाल लिया था और उसे सीधे शूमेंग की ओर घोंप रहा था। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज उठी। पलक झपकते ही मैं आगे कूदा और शूमेंग के सामने खड़ा हो गया। चाकू के मांस में घुसने की धीमी सी आवाज आई। उसी पल मेरे बाएं कंधे में असहनीय दर्द फूट पड़ा। पहले बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई और फिर तेज जलन। उस आदमी ने नहीं सोचा था कि मैं खुद चाकू के सामने आ जाऊंगा। वे एक क्षण के लिए जम गया। उसी पल मैंने अपने दाएं हाथ से चाकू पकड़े, उसके हाथ को पकड़ लिया और अपना माथा उसकी नाक पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज उसकी चीख के साथ मिल गई। उसने चाकू का हथा छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। पुलिस, कोई नहीं हिलेगा, सभी जमीन पर लेट जाओ। उसी पल पुलिसकर्मी ऊपर पहुंच गए। मैं अपने खून बहते बाएं कंधे को दबाते हुए शूमेंग के सामने खड़ा रहा और अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। अधिकारी, हम पीड़ित हैं। महाप्रबंधक चेन जमीन पर पड़ा था और अब भी छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसे दबोच रखा था। एक युवा पुलिस अधिकारी ने मुझे खून से लथपथ देखा और तुरंत अपने संचार यंत्र में कहा, यहां एक व्यक्ति घायल है, तुरंत रोगी वाहन की जरूरत है। शूमेंग तेजी से मेरे पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे और वह मेरे घाव के आसपास दबाव बनाने लगी। उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे। तुम्हारा इतना खून बह रहा है? मैंने दीवार का सहारा लिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने सही हाथ से धीरे से उसका चेहरा छुआ। कोई बात नहीं, बस मानसर का घाव है। जरूरी बात यह है कि तुम सुरक्षित हो। जब हम पुलिस थाने से बाहर निकले तब बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। शूमेंग ने मेरी बांह कसकर पकड़ रखी थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और हल्की हल्की कांप रही थीं। हम एक शांत जगह तक पहुंचे तो वह रुक गई। उसने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ मेरी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी? तुमने अकेले वहां आने की हिम्मत कैसे की? मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके आंसू पोंछे। अस्पताल वापस पहुंचने पर नर्स ने मेरे घाव का इलाज किया। मेरे बाएं कंधे पर लगे चाकू के घाव में 1 दर्जन से ज्यादा टांके लगाने पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अगर चाकू थोड़ा और गहरा जाता तो नसों को नुकसान पहुंच सकता था। पट्टी करवाने के बाद मैंने शूमेंग से कहा कि वह पहले चेन चेन को देखने के लिए कमरे में चली जाए। वह थोड़ी झिझकी, लेकिन इतने लंबे समय तक अपनी बेटी से दूर रहने के कारण वह चिंतित थी। आखिर में उसने सिर हिला दिया। मैं उपचार कक्ष की कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसें सामान्य करने लगा। जैसे ही मैं उठने वाला था मेरा फोन बज गया। बैंक से संदेश आया था। गुदोंग ने एक और रकम भेजी थी और लिखा था कि यह चेन चेन के इलाज में सहायता के लिए है। मैंने रकम देखी, ये पर्याप्त थी। जब मैंने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला तब शूहाई गलियारे के आखिर में फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने फोन काटा और मेरे पास आ गया। चेन जोइशेंग, उसने धीमी आवाज में पूछा, अभी दवाइयों के लिए जमा किए गए 5 लाख युआन कहां से आए? मैंने घोड़ों पर दांव लगाकर जीते हैं, मैंने कहा। वह कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा और फिर ठंडी हंसी हंसकर बोला, चैन जोइशेंग, तुमने इतने वर्षों तक जुआ खेला लेकिन कभी एक पैसा घर लेकर नहीं आए। अब जब बच्ची इतनी बीमार है तो तुमने अचानक इतनी बड़ी रकम जीत ली।
मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम श्रीलू से पैसे उधार मांगने गए थे। नौकरी ठुकराते समय तो बड़े स्वाभिमानी बनने का नाटक किया, लेकिन बाद में पैसे मांगने के लिए घुटनों के बल उनके पास पहुंच गए। वह मुड़ा और वहां से जाने लगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, 10 लाख युआन के इस कर्ज में शू मेंग को मत घसीटना। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अगले पूरे महीने चेन चेन अस्पताल में रही। आइडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बेहद दुर्लभ बीमारी थी। देश में हम केवल विदेश से मंगाई गई लक्षित दवाइयों की सहायता से उसकी हालत को स्थिर रख सकते थे, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। शू मेंग और मैं बारी बारी से उसके पास रहते थे। वह दिन के समय उसकी देखभाल करती और मैं रात में रहता। जब हम थक जाते तो गलियारे में रखी कुर्सियों पर कुछ समय आराम कर लेते। भूख लगने पर अस्पताल की भोजनशाला से मिलने वाला सबसे सस्ता डिब्बा बंद खाना खाते। शू परिवार का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया। मैं जानता था कि शू मेंग अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। कभी कभी मैं आधी रात में जागता और उसे बिस्तर के पास बैठे हुए देखता। वह चेन चेन का छोटा सा हाथ पकड़े चुपचाप शून्य में देखती रहती थी। 1 महीने बाद आखिरकार शू परिवार वहां आया। डॉक्टर ने अभी अभी चेन चेन की जांच पूरी की थी। उसने हमें बताया कि मौजूदा दवाइयां केवल बीमारी की गति धीमी कर सकती हैं, उसे ठीक नहीं कर सकती। लंबे समय में चेन चेन के हृदय और फेफड़ों पर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। यह सुनने के बाद शू झेंगची ने पैसों के बारे में पूछा। वे 5 लाख युआन लगभग खत्म हो चुके होंगे, है ना? शू हाई ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या तुमने सोच लिया है कि यह रकम वापस कैसे चुकाओगे? शू मेंग ने कहा कि पैसे उधार नहीं लिए गए थे, गु मानरू ने। गु उसकी बात काट दी। तो क्या पैसे आसमान से गिरे थे? शू झिंगची ने सबके सामने मेरी नाक की ओर उंगली करके गाली दी। झूठे आदमी, मेरी बेटी और नातिन का जीवन तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, पिताजी, कृपया आवाज धीमी रखिए। बच्ची को परेशान मत कीजिए। तुम मुझे पिताजी कहने के लायक नहीं हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर कई विशेषज्ञों के साथ अंदर आया। हमारे पास एक खबर है, डॉक्टर ने हमारी ओर देखते हुए कहा। एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हृदय और फेफड़ा केंद्र की टीम जल्द ही चीन में आधुनिक इंटरवेंशनल और जीन लक्षित संयुक्त उपचार करेगी। इसमें फेफड़ों की सूक्ष्म रक्त संचार प्रणाली का पुनर्निर्माण करके उसे सटीक लक्षित नियंत्रण के साथ जोड़ा जाएगा। इससे बीमारी की दिशा को जड़ से पलटने की संभावना है। वह कुछ पल रुकी। चेन चेन की जांच के सारे परिणाम इस उपचार की आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। शू मैंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें चमकने लगीं, लेकिन शुरुआती उपचार का खर्च 10 लाख युआन है। मैं मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे के आखिर में पहुंचकर मैंने गुदोंग को फोन किया। पैसों की चिंता मत करो, उसने कहा। प्रोफेसर रॉबर्ट को मैं ज्यूरिक से बुलाकर लाया हूं। उन्होंने तुम्हारी बेटी का मामला देखा है और कहा है कि उसके ठीक होने की संभावना उम्मीद से काफी बेहतर है। शल्य क्रिया के परिणाम बहुत अच्छे होने चाहिए। धन्यवाद। वास्तव में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह कुछ पल रुका। मैंने उस महिला और उसकी बेटी दोनों को ढूंढ लिया है। श्री चेन, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आर्नी हूं। मैंने फोन काटा और भुगतान खिड़की पर चला गया। जब मैं वापस अस्पताल के कमरे में पहुंचा तो मुझे शू झेंगची की आवाज सुनाई दी। देखा, जैसे ही पैसों की बात आई वह भाग गया। मेंग मेंग, तुम बस उससे तलाक लेने के लिए तैयार हो जाओ। शू परिवार इलाज का सारा खर्च देगा। शू मेंग की आवाज बहुत धीमी लेकिन बेहद दृढ़ थी। माँ, पिताजी और भैया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन सच में हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। जुईशेंग ने अभी इलाज के लिए 10 लाख युआन और जमा किए हैं। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। तभी नर्स चेन चेन को शल्य क्रिया के लिए तैयार करने कमरे में आई और सामान्य स्वर में बोली, बच्ची के पिता ने बाद के उपचार और विदेश से आने वाली लक्षित दवाइयों के लिए विशेष निधि के रूप में 10 लाख युआन और जमा किए हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर शू झेंगची, गु मानरू और शू हाई को अपनी जगह पर जमे हुए देखता रहा। शल्य क्रिया कक्ष के ऊपर लगी लाल बत्ती जल रही थी। शू मेंग मेरे कंधे का सहारा लेकर खड़ी थी और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रोफेसर रॉबर्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के प्रमुख विशेषज्ञ हैं। वह इस तरह के 27 उपचार कर चुके हैं और सभी सफल रहे हैं। शू हाई उदास चेहरे के साथ हमारे पास आया। चैन जोईशेंग, तुमने श्रीलू से कितने पैसे उधार लिए हैं? मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। 20 लाख युआन का कर्ज चुकाने के लिए शू परिवार को अपना घर भी बेचना पड़ेगा। उसने शू मेंग की ओर देखा। छोटी बहन, मुझे सच बताओ। शू मेंग के बोलने से पहले ही शू झेंगची गुस्से में आगे आए और मेरी नाक की ओर उंगली कर दी। इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, ये केवल झूठ बोलेगा। जुए से कमाए पैसे? वह शू मेंग की ओर मुड़े। मेंग मेंग, इस समय मेरे पास 10 लाख युआन जमा हैं। तुम बस तलाक के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुरंत वह पैसा इलाज के लिए भेज दूंगा। लेकिन कल सुबह मुझे यह रकम सरकार की सहायता से चलने वाली वृद्धाश्रम परियोजना में निवेश करनी है, गु मानरू ने समझाया।
इसमें हर साल कम से कम 30% लाभ मिलेगा। यह सेवानिवृत्त अधिकारियों के समूह के अंदर मिलने वाला विशेष अवसर है। अनुबंध 10 वर्षों का होगा। 10 वर्ष बाद कंपनी घर को उसी हालत में वापस करने के साथ हमारा मूलधन और कमाई भी लौटा देगी। निदेशक झाओ ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना है और इसमें केवल कुछ ही स्थान उपलब्ध हैं। हमने सोचा कि आखिर यह पैसा एक दिन तुम्हें ही मिलने वाला है। मैंने शू झेंगची की ओर देखा। पिताजी, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उसमें अपनी संपत्ति को किसी तीसरी कंपनी के पास गिरवी रखकर बदले में पेंशन ली जाती है ना? शू झेंगची कुछ पल के लिए चौंके और फिर तिरस्कार से मेरी ओर देखा। एक पुराने वरिष्ठ अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से इसकी गारंटी ली है। एक वकील ने अनुबंध की जांच की है। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? ये एक नए प्रकार की धोखाधड़ी है जो पिछले 2 वर्षों से फैल रही है। ये तथाकथित पेशेवर कंपनियां आमतौर पर खोखली कंपनियां होती हैं जिनकी पंजीकृत पूंजी केवल कुछ 10,000 युआन होती है। शुरुआती कुछ महीनों तक वे सच में समय पर पेंशन देती रहेंगी, लेकिन जब तक आपको असलियत समझ आएगी आपका घर और पैसा दोनों जा चुके होंगे। निदेशक झाओ या तो खुद धोखे का शिकार हो चुके हैं या फिर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता शू झेंगची गुस्से से फट पड़े। बकवास। हमने पूरी जिंदगी संबंध और पहचान बनाने में बिताई है और तुम्हारे जैसा शराबी हमें ज्ञान देने की हिम्मत कर रहा है। अनुबंध में हर बात काले अक्षरों में साफ लिखी है। क्या सरकार इसे अनदेखा कर देगी? मुझे लगता है कि तुम्हें केवल जलन हो रही है। शूमेंग अचानक खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, अपनी परियोजना और पैसे लेकर यहां से चले जाइए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। चेन चेन जीवित रहे या मर जाए, मैं उसका भाग्य खुद संभालूंगी। शू झेंगची का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। आखिर में उन्होंने गुस्से में अपना हाथ झटका। ठीक है, बाद में पछताना मत। गुमानरू लाल आंखों के साथ आह भरती हुई चली गईं। शूहाई कुछ कहना चाहता था लेकिन आखिर में चुप रहा। पूरा परिवार मुड़ा और वहां से चला गया। शल्यक्रिया कक्ष के बाहर का गलियारा अचानक शांत हो गया। शूमेंग बेंच पर ढह गई और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से उसके कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा। 4 घंटे बाद शल्यक्रिया कक्ष की बत्ती बुझ गई। मुख्य चिकित्सक मुस्कुराते हुए बाहर आए। शल्यक्रिया पूरी तरह सफल रही। बच्ची को 48 घंटों तक गहन चिकित्सा कक्ष में निगरानी में रखना होगा, लेकिन उसके स्वस्थ होने की संभावना बहुत अच्छी है। शूमेंग के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। मैंने सही समय पर उसे पकड़ लिया। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। 2 महीने बाद चानचैन को अस्पताल से छुट्टी देने की सारी शर्तें पूरी हो गईं। छोटी बच्ची के चेहरे का रंग काफी सुधर गया था। हालांकि उसे अब भी नियमित दवाइयों और जांच की जरूरत थी, लेकिन वह पहले से ही उछल कूद कर सकती थी। उसके नए जीवन का जश्न मनाने के लिए हमने हाल ही में खुले एक महंगे स्टेक हाउस में मेज बुक की। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके ठीक होने के बाद मैं उसे सबसे अच्छा स्टेक खिलाने ले जाऊंगा। स्टेक हाउस का वातावरण बेहद शानदार था। चेन चैन अपनी कुर्सी पर उत्साह से अपने छोटे छोटे पैर हिला रही थी। शूमेंग ने उसके सामने रूमाल फैलाने में सहायता की। खाना परोसा गया। मैं स्टेक काटने ही वाला था कि एक महंगा लेकिन शरीर पर ठीक से न बैठने वाला सूट पहने युवा आदमी गलियारे से गुजरा। उसने यूं ही हमारी ओर देखा। उसकी नजर शूमेंग पर पड़ी और अचानक रुक गई। शूमेंग। उसके चेहरे पर पहले हैरानी दिखाई दी और फिर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। वह हमारे करीब आया। उसकी नजर पहले मुझ पर और फिर चेन चेन पर गई। वह कुछ अधिक देर तक चेन चेन को देखता रहा। आखिर में उसकी नजर वापस शूमेंग के चेहरे पर आ गई। मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है। क्या ये तुम्हारा पति है? शूमेंग की उंगलियां हल्की सी कस गईं। इस आदमी का नाम झू फांग था। बहुत पहले शूमेंग के माता पिता उसकी शादी इसी व्यक्ति से करवाना चाहते थे। उसे देखते ही शूमेंग का शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। झू फांग। शूमेंग की आवाज असहज थी। क्या संयोग है? झू फांग मेरी ओर मुड़ा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वह साफ तौर पर मेरा आकलन कर रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्री चेन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या ये आपकी बेटी है? ये तो काफी बड़ी हो गई है। मैं खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। उसने जानबूझकर मेरे हाथ को जोर से दबाया। मैं बिल्कुल नहीं हिला और केवल शांति से उसे देखता रहा। जब इतना बड़ा संयोग हो ही गया है तो हम साथ क्यों ना बैठें? झू फांग ने सामान्य स्वर में कहा। फिर वह अपने पीछे खड़ी सलीके से श्रृंगार की हुई महिला की ओर मुड़ा। हे पिंग, यह मेरी पुरानी दोस्त शूमेंग और उसका पति है। मेंग मेंग, यह मेरी प्रेमिका हेपिंग है। उसने पुरानी दोस्त और प्रेमिका शब्दों पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया। हे पिंग की नजर तेजी से शूमेंग पर घूमी और आखिर में उसके कपड़ों पर जाकर रुकी। उसके चेहरे पर श्रेष्ठता का हल्का भाव उभर आया। वह चमकती मुस्कान के साथ बोली,
आप बहन शू हैं, है ना? क्या संयोग है। चलिए साथ बैठते हैं। मेज के नीचे शू मेंग ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने भी उसका हाथ पकड़कर पिंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहन शू कहकर आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रही हैं। आप तो मेरी पत्नी से काफी ज्यादा परिपक्व दिखाई देती हैं। हे पिंग का चेहरा अकड़ गया। जू फांग ने कई महंगे पकवान मंगवाए और फिर मेरी ओर देखा। श्री चेन, आप इस समय क्या काम करते हैं? आज का खर्च मैं उठाऊंगा। मैं एक छोटा सा व्यवसाय चलाता हूं। मैंने सपाट स्वर में कहा। छोटा व्यवसाय भी अच्छा होता है, उसमें आजादी रहती है। वह वेटर की ओर मुड़ा। हमारे लिए 2015 की मोनराशे ड्राई व्हाइट वाइन की एक बोतल लाओ। पहले उसे हवा लगने देना। उसने वाइन का नाम बेहद सहजता से बोला और फिर शू मेंग की ओर देखा। मेंग मेंग, मुझे याद है कि तुम पहले ज्यादा शराब नहीं पीती थी, लेकिन ये व्हाइट वाइन समुद्री भोजन के साथ बहुत अच्छी लगती है। तुम थोड़ी सी छक सकती हो? हे पिंग ने तुरंत कहा। हाँ, आप फांग खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत समझदार है। ये वाइन सस्ती तो नहीं होगी, है ना? ऐसा लग रहा था कि वह जू फांग से पूछ रही है, लेकिन उसकी नजरें शू मेंग पर थीं। जू फांग ने सामान्य स्वर में कहा, ज्यादा महंगी नहीं है, आज के पकवानों के साथ अच्छी लगेगी। वाइन जल्दी ही आ गई। शिष्टाचार के अनुसार वेटर ने छकने के लिए जू फांग के प्याले में थोड़ी सी वाइन डाली। जू फांग ने प्याले को घुमाया, उसकी खुशबू सूंघी और एक घूंट लेकर कुछ पल तक स्वाद महसूस किया। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है। उसकी पूरी प्रक्रिया जानबूझकर बहुत दिखावटी थी। जैसे ही वेटर सभी के प्यालों में वाइन डालने वाला था, मैंने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया और शूमेंग के सामने रखा प्याला उठा लिया। माफ कीजिए, क्या आप इस प्याले को बदल सकते हैं? इसे पर्याप्त समय तक ठंडा नहीं किया गया है। इससे मोनराशे की फलों जैसी सुगंध और खनिज स्वाद प्रभावित होगा। खास तौर पर इसके हल्के और नाजुक स्वाद पर असर पड़ेगा। वेटर चौंक गया। उसने कई बार माफी मांगी और तुरंत प्याला बदल दिया। मैंने नया प्याला लेकर ध्यान से उसकी जांच की, फिर वाइन उठाकर शू मेंग के लिए थोड़ी सी डाली। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा, प्याला उठाया और सावधानी से एक छोटा घूंट लिया। झू फांग के चेहरे का सहज भाव लड़खड़ा गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, श्री चेन प्यालों को लेकर काफी समझदार हैं, लेकिन मोनराशे क्षेत्र की असली खासियत पुलिनी की सुंदरता और शासान के गहरे स्वाद के बीच संतुलन बनाना है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 2015 की वाइन अच्छी है, लेकिन अगर इसे आज के समुद्री भोजन के साथ सही तरह मिलाना हो तो पड़ोसी क्षेत्र की 2014 की कॉटन शार्लेमेन बनावट के मामले में ज्यादा उपयुक्त होगी। झू फांग का चेहरा अकड़ गया। उसने गंभीर भाव के साथ बात का विषय बदल दिया। मेंग मेंग, मैंने पिछले 2 वर्षों में अपनी भूदृश्य निर्माण कंपनी शुरू की है। हम बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं के सहायक निर्माण कार्य करते हैं। काम कठिन है, लेकिन आमदनी अच्छी है। उसने अपनी 2 उंगलियां उठाकर हिलाईं। हे पिंग ने तुरंत उसकी बात आगे बढ़ाई। आप हांग बहुत ज्यादा विनम्र बन रहा है। वह हर साल 20 लाख युआन से ज्यादा कमाता है। तुम शिंगरोन समूह को जानती हो, है ना? उनकी कई महंगी संपत्तियों का भूदृश्य निर्माण हमारी कंपनी ने किया है। उसने बनावटी चिंता के साथ शू मेंग की ओर देखा। तुम घर खरीदना चाहती हो तो बस आप हांग से कहना। वह कई भवन निर्माताओं को अच्छी तरह जानता है और तुम्हें निश्चित रूप से सबसे कम अंदरूनी कीमत दिलवा सकता है। मैंने देखा कि शू मेंग ने अपने होंठ कसकर दबा रखे थे। जू फांग ने उसकी ओर देखकर उदारता दिखाते हुए हाथ हिलाया। हे पिंग, ऐसा मत कहो। मेंग मेंग, तुम्हारा पुराना घर सच में बदलने लायक है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अंदरूनी कीमत दिलवा दूंगा। बाजार से निश्चित रूप से 1 या 2 लाख युआन कम में मिल जाएगा। शू मेंग की उंगलियां मेज के नीचे कस गईं। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास भी कम कीमत पर संपत्ति खरीदने के साधन है। जू फांग ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। ये झूठा स्वाभिमान दिखाने का समय नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है। 1 या 2 लाख युआन बचाना भी बहुत बड़ी बचत होती है। मेंग मेंग को बेकार में तकलीफ क्यों दे रहे हो? हे पिंग ने तुरंत उसका साथ दिया। बिल्कुल, फांग भवन निर्माता के महाप्रबंधक को बहुत अच्छी तरह जानता है। केवल एक फोन करने की जरूरत है। बचाए हुए पैसों से बच्ची के लिए पौष्टिक चीजें खरीद सकते हो, जिस जगह तुम अभी रहते हो। उसने शू मेंग के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा। शू मेंग का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने मेज के नीचे धीरे से उसका हाथ दबा दिया। मैंने पानी का एक घूंट लिया। मेरे अंदर का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। आज का दिन मेरी बेटी के नए जीवन का जश्न मनाने के लिए था, न कि तुम दोनों का दोहरा नाटक सुनने के लिए। मैं उन्हें वहां से हटाने ही वाला था कि अचानक पीछे से थोड़ी हैरानी भरी आवाज सुनाई दी। श्री चैन। हमने मुड़कर देखा। लू शिंगरांग निजी कमरे की दिशा से तेजी से हमारी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। अंदर आते समय मैंने प्रसिद्ध लोगों वाली दीवार पर उसकी और इस जगह के मालिक की तस्वीर देखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में यहां मिल जाएगा। झू फांग स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया।
उसकी कुर्सी तेज आवाज के साथ गिर पड़ी। उसने घबराकर उसे सीधा किया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा था। वह झुककर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या संयोग है? मैं भूदृश्य निर्माण कंपनी का झूफांग हूं। पिछले वर्ष के आखिर में आपकी कंपनी के धन्यवाद समारोह में मैंने आपको देखा था। क्या आपको मैं याद हूं? उसने घमंड से हमारी ओर देखा। लू शिंगरांग ने हल्की सी भौं सिकोड़ ली। उसे साफ तौर पर याद नहीं था कि ये कौन है, लेकिन उसकी नजर तेजी से झू फांग को पार करके मुझ पर आकर रुक गई। फिर भी शिष्टाचार के कारण लू शिंगरांग ने थोड़ी देर के लिए उससे हाथ मिलाया और सपाट स्वर में कहा, अच्छा नमस्कार। वह थोड़ी देर का हाथ मिलाना झू फांग के लिए मावताई शराब पीने जैसा था। उसके गाल लाल हो गए और वह और सीधा होकर खड़ा हो गया, लेकिन लू शिंगरांग ने लगभग तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। वह मेरी ओर मुड़ा, जमे हुए झू फांग के पास से निकलकर मेरे सामने आया और हाथ आगे बढ़ाया। श्री चेन, क्या संयोग है? पिछली बार अलग होने के बाद से ही मैं आपसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि परिवार की देखभाल के दौरान आपको परेशान न कर दूं। आज यहां आपसे मिलना सच में भाग्य की बात है। मैं खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। श्रीलू, बहुत समय बाद मिलना हुआ। मैंने अपने पास खड़े झू फांग की आंखों को हैरानी से फैलते देखा। उसका पूरा शरीर ऐसे जम गया था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके चेहरे की चापलूसी भरी मुस्कान अभी तक गायब नहीं हुई थी और उसमें सदमे का भाव भी मिल गया था। उसका चेहरा बेहद हास्यास्पद दिखाई दे रहा था। हे पिंग लू शिंगरांग को नहीं पहचानती थी। उसने केवल यह देखा कि उसके प्रेमी को अनदेखा करके मुंह जैसे फल बेचने वाले के साथ यह प्रभावशाली आदमी हंसते हुए बातचीत कर रहा था। उसने होंठ सिकोड़कर इतनी धीमी आवाज में नहीं कहा, अच्छा अब फल बेचने वाले भी रियल एस्टेट के बारे में बातें करने लगे हैं। क्या नई बात है? ये वाक्य निकलते ही माहौल ठंडा हो गया। लू शिंगरांग की मुस्कान गायब हो गई। उसकी तीखी नजर हेपिंग की ओर गई और फिर सवाल भरी आंखों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसका हाथ छोड़कर शांत स्वर में कहा, ये मेरी पत्नी के पुराने परिचित हैं। संयोग से यहां मुलाकात हो गई। ये दोनों काफी उत्साहित हैं। इन्होंने सुना कि हम घर खरीदना चाहते हैं, इसलिए ये आपकी परियोजना में कम अंदरूनी कीमत पर घर दिलवाने के लिए किसी से हमारी पहचान करवाने पर जोर दे रहे थे। लू शिंगरांग काफी समझदार व्यक्ति था। उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई, लेकिन इस बार वह बनावटी थी और उसमें हल्की ठंडक भी थी। उसने मेरी ओर देखकर तेज आवाज में कहा, अरे मेरे छोटे भाई, तुम भी कमाल करते हो। उसने मेरी बांह थपथपाई। हमारे रिश्ते के होते हुए तुम मेरा घर खरीदने के लिए कम कीमत की बात क्यों कर रहे हो? उसने हैरान खड़े झूफांग और हेपिंग की ओर देखा। उसकी मुस्कान नहीं बदली, लेकिन उसके स्वर में एक श्रेष्ठता थी। मेरे छोटे भाई भाभी और ये प्यारी सी बच्ची। उसने प्यार से चेन चेन की ओर देखा। मेरी कौन सी परियोजना या कौन सा घर पसंद है? मुझे सीधे बता देना। उसने निर्णायक ढंग से हाथ हिलाया। मैं तुम्हें एक घर उपहार में दे दूंगा। उसका यह वाक्य सिर के ऊपर गिरी बिजली जैसा था। मैंने झू फांग के चेहरे से सारा खून उतरते देखा। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका मुंह खुला रह गया और शरीर लड़खड़ाने लगा। हे पिंग पूरी तरह भ्रमित थी। उसने पहले लू शिंगरांग, फिर मुझे और फिर अपने प्रेमी के बेजान हो चुके चेहरे को देखा। उसने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। लू शिंगरांग हमें निजी कमरे में ले गया। अंदर बैठे 3 वरिष्ठ अधिकारी साफ तौर पर हैरान थे। मैं आप लोगों से परिचय करवाता हूं, लू शिंगरांग ने बड़े उत्साह के साथ कहा। ये श्री चेन जोइशेंग हैं, मेरे मार्गदर्शक। तीनों अधिकारी खड़े हुए और सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन वे अपनी आंखों का आश्चर्य छिपा नहीं सके। मार्गदर्शक, इतनी कम उम्र में पत्नी और बच्ची के साथ? लू शिंगरांग ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए चाय डाली। छोटे भाई, पिछली बार शुईहू टाउन के बारे में तुम्हारी सलाह के कारण हमने तुम्हारे बताए अनुसार कीमत बढ़ाई और हमारा लाभ 30% बढ़ गया। निदेशक मंडल ने अभी फैसला किया है कि अगले 2 वर्षों तक हम अपनी सारी शक्ति उसी क्षेत्र में लगाएंगे। मैंने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, श्रीलू, मेट्रो के विस्तार की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अगले 5 वर्षों तक शहर का मुख्य ध्यान पूर्वी क्षेत्र पर नहीं होगा। क्या? तीनों ने एक साथ कहा। विपणन निदेशक महाप्रबंधक वांग ने भौं सिकोड़ ली। श्री चेन, आपके कहने का क्या अर्थ है? हमने बहुत गहराई से शोध किया है। उस क्षेत्र में जमीन का पर्याप्त भंडार है और मेट्रो के कारण भी उसे फायदा मिलेगा। वह निश्चित रूप से कीमत बढ़ने वाला क्षेत्र है। निवेश निदेशक महाप्रबंधक झाओ ने भी कहा। नगरपालिका सरकार की कार्य रिपोर्ट में भी शहर के ढांचे को पूर्व दिशा में फैलाने की बात कही गई है। नीति की दिशा।